नमस्कार, मैं हूं हरिओम त्यागी। आप देख रहे हैं देश का पहला ऑनलाइन रियल एस्टेट शो। पिछले एपिसोड में हमने बताई थी अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की 10 बड़ी बातें। इस बार हम लेकर आए हैं प्राइवेट डेवलपर्स या प्राइवेट संस्था किस तरह से अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण करके लाभ कमा सकती हैं। यह योजना प्राइवेट डेवलपर्स के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आई है। प्राइवेट डेवलपर्स जहां अपनी खाली पड़ी यूनिट्स को रेंटल कॉम्प्लेक्स में बदलकर लाभ कमा सकते हैं, वहीं खाली पड़ी ज़मीन पर रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाकर मुनाफा कमा सकते हैं। क्लाउड धोबी और KW ग्रुप द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम में सबसे पहले जानते हैं कि इस स्कीम के तहत विकासकर्ता कैसे काम कर सकते हैं और उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे रियल एस्टेट के दिग्गजों से। रियल एस्टेट की इस सबसे बड़ी बहस में मेरे साथ होंगे OLX.com के डायरेक्टर अमरेंद्र शुक्ला, रियल एस्टेट प्रोफेशनल अस्मा जावेद, नेफोमा के प्रेसिडेंट अन्नू खान और मेरे सहयोगी राकेश पुरोहित। चलिए जानते हैं क्या कुछ खास है इस स्कीम में। ARHC यानी अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, इनका निर्माण, संचालन और रख रखाव प्राइवेट डेवलपर्स या कंपनी अपनी खाली पड़ी भूमि पर कर सकती हैं। प्राइवेट डेवलपर्स भूमि की व्यवस्था, परियोजना के लिए धन और प्रोजेक्ट का निर्माण स्वयं या किसी के साथ मिलकर कर सकते हैं। इस योजना के तहत 30 से 60 वर्ग मीटर तक के आवास का निर्माण किया जाएगा। सिंगल बेडरूम 30 वर्ग मीटर, डबल बेडरूम 60 वर्ग मीटर तक हो सकता है। वही योजना के अंदर डबल बेडरूम 33% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इसको इस तरह समझ सकते हैं कि यदि किसी कॉम्प्लेक्स में 120 यूनिट्स हैं तो उस कॉम्प्लेक्स के अंदर डबल बेडरूम की संख्या 40 यूनिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। परियोजना का निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड और राज्य स्थानीय प्राधिकरण मानदंडों के अनुरूप करना होगा। अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में घरों का किराया तय करने का अधिकार निर्माण करने वाली संस्था का होगा। संस्था या प्राइवेट डेवलपर हर 2 वर्ष में 8% से 20% तक किराए में बढ़ोतरी कर सकेंगे। निर्माणकर्ता कंपनी अपने श्रमिकों, मजदूरों को आवास प्रदान करने के साथ साथ पड़ोसी संस्थाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कॉम्प्लेक्स का उपयोग कर सकती है। यानी अन्य संस्थाओं के मजदूरों के लिए भी इन कॉम्प्लेक्सों में जगह है। संस्था श्रमिकों, मजदूरों के वेतन से सीधे किराया काटकर वेतन दे सकती है। निर्माणकर्ता कंपनी विभिन्न एजेंसियों से संपर्क और टाई अप करके इन कॉम्प्लेक्स का संचालन कर सकती है। यदि कार्यस्थल में कॉम्प्लेक्स दूर हो तो यदि कार्यस्थल से कॉम्प्लेक्स दूर हो तो संस्था ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था कर सकती है, जिससे किराएदारों से वसूला जा सकता है। इन कॉम्प्लेक्सेस का प्रयोग कम से कम 25 वर्ष के लिए किराए के लिए किया जाएगा। निर्माणकर्ता के हितों के लिए या उन्हें कानूनी पचड़े से बचाने के लिए रेंटल कॉम्प्लेक्स को मौजूदा राज्य किराया कानूनों के दायरे से बाहर रखा जाएगा। ARHC यानी अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स को मॉडल टेनेंसी एक्ट के तहत नियंत्रित किया जाएगा। इस एक्ट के अनुसार मकान मालिक को मकान का किराया मार्केट के हिसाब से तय करने का अधिकार होता है। ARHC के संचालन के लिए प्राइवेट डेवलपर्स और निजी संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा इनके संचालन से होने वाले लाभ पर इनकम टैक्स में छूट दी गई है। वहीं कॉम्प्लेक्स से मिलने वाले किराए पर GST की छूट होगी। रेंटल कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए विकासकर्ता सस्ती ब्याज दरों पर ऋण ले सकता है। इतना ही नहीं, तय नियमों का पालन कर विकासकर्ता PMAY यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.7 लाख तक की प्रति यूनिट सब्सिडी प्राप्त कर सकता है। उपरोक्त प्रोत्साहनों के अलावा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए सरकार खाली पड़ी ज़मीनों का लैंड यूज प्रायोरिटी लेवल पर चेंज करेगी और विकासकर्ता को 50% अतिरिक्त FAR निःशुल्क प्रदान की जाएगी।
सिंगल विंडो द्वारा 30 दिन के अंदर प्रस्तावित परियोजना का डिजाइन और अन्य मंजूरियां प्रदान करनी होंगी, अन्यथा प्रस्तावित परियोजना को 30 दिन के बाद स्वतः निर्माण के लिए पास या अनुमोदित माना जाएगा। परियोजना स्थल तक सड़क, पानी, सीवरेज, बिजली आदि आवश्यक आधारभूत सुविधाएं सरकार बिना किसी अतिरिक्त लागत के प्रदान करेगी। किराए के लिए निर्मित कॉम्प्लेक्स को दी जाने वाली सुविधा जैसे पानी की आपूर्ति, बिजली, संपत्ति कर आदि पर लगने वाला चार्ज कॉमर्शियल नहीं होगा, बल्कि आवासीय होगा। कॉम्प्लेक्स में स्थानीय नियमों के अनुसार अनुमान्य कॉमर्शियल स्पेस बनाने की भी अनुमति होगी, जिसे विकासकर्ता किराए पर चढ़ा सकता है या फिर बेच सकता है। ये थी अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग की कुछ खास बातें। अब हम चर्चा करेंगे रियल एस्टेट के दिग्गजों से, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, हम जल्दी लौटेंगे रियल एस्टेट की सबसे बड़ी बहस लेकर। जिस तरह अच्छे और पौष्टिक खाने का महत्व हम सब जानते हैं, दूसरी सबसे आवश्यक और करीबी चीज है हमारे कपड़े। अब इंतजार की घड़ियां खत्म। कोविड से सुरक्षा के बीच में अब आपके घर के दरवाजे तक सबसे स्वच्छ और गुणवत्ता से भरपूर आपके अपने कपड़े। इंडिया में पहली बार क्लाउड धोबी ने आपके कीमती समय और सुरक्षा दोनों का ध्यान रखा। अपने कपड़ों की सबसे हाईटेक और सैनिटाइज्ड लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग के लिए अभी कॉल कीजिए। आपकी अपनी सोसाइटी में जल्द ही। नमस्कार, मैं हूं हरिओम त्यागी। आप देख रहे हैं ऑब्जर्वर डॉन। रियल एस्टेट के इस शो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ में है अस्मा जावेद, रियल एस्टेट प्रोफेशनल है। अस्मा जावेद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। करता हूं अपने मेहमान अमरेंद्र शुक्ला जी का। अमरेंद्र शुक्ला जी OLX.com के डायरेक्टर हैं और नेशनल सेल्स हेड। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी राकेश पुरोहित जी। राकेश पुरोहित जी, आपका भी स्वागत है इस प्रोग्राम में बहुत बहुत। आज हम जो चर्चा करेंगे वो है रियल एस्टेट में एक लेटेस्ट पॉलिसी गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट की है, और वो पॉलिसी है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। गवर्नमेंट का या सरकार का मकसद है जो प्रवासी और माइग्रेंट लोग होते हैं उनके लिए एक सस्ते रेंटल पर हाउस देने का है। आज हमारी चर्चा इसी पर होगी। अमरू खान जी, आप कैसे देखते हैं यदि ये स्कीम, जैसा इन्होंने जब भी बताया जा रहा है कि ये उन लोगों के लिए है जो घर परचेज नहीं कर सकते लेकिन वो किराया रहना चाहते हैं? ये तो दो पहलू हो गए। जी। जैसे भाई साहब ने बताया, अगर इनकी तरफ से सोचेंगे तो ये अपना तरीका भी ठीक कह रहे हैं। अगर सरकार का जो मन है और जिस तरीके से वो स्कीम लॉन्च करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि जो लेबर क्लास है और जो झुग्गियां वगैरह जहाँ पर डलती हैं, तो उनका मतलब ये हो सकता है कि हाँ, अगर इनको कम रेट में हम इनको घर उपलब्ध करा पाएं तो ये झुग्गियां वगैरह नहीं डलेंगी। हमारी जो जमीनें कब्जाई जाती हैं वो बच जाएंगी। तो उनका सोचना वो हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक बात है कि अगर 20-25 साल के लिए उसको कम रेंटल पर घर दे दिया जाएगा तो वो तो ये सोचेगा कि मेरा ही घर हो गया है। तो बजाय इसके तो फिर सरकार को कोई ऐसा नियम बनाना चाहिए कि कम पैसे जाएं और घर भी उसका हो जाए। तो उस तरफ भी सोचना पड़ेगा कि हाँ, ये 25 साल उसके लिए घर दे दिया, अब वो कैसे उससे खाली कराएंगे या वो कैसे उसको छोड़ देगा या फिर वो कोर्ट में जाएगा, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो ये सरकार को तो पूरा नियम कायदे कानून बनाने पड़ेंगे या उस तरीके से वो एग्रीमेंट डेवलप करने पड़ेंगे उसके साथ में, जिसको वो कर देना चाहते हैं। हमें थोड़ा सा यहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा। हरी, मैं एक पॉइंट कहना चाहूंगी। अनु खान जी ने जो बात कही उसी को ऐड करना चाहूंगी कि हमारे यहाँ थोड़ा सा रेंटल लॉज जो है या रेंटल्स का जो एक ट्रायल है या कोई ट्राइब्यूनल नहीं है जिसके अंदर यू कैन गेट इमीडिएट रिलीफ।
सो इट बिकम्स मोर ऑफ अ लिथार्जिक फाइट. तो ये काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है. इफ गवर्नमेंट कैन इम्प्लीमेंट समथिंग क्विकर, लाइक सम काइंड ऑफ ट्राइब्यूनल विच आर एक्चुअली जो सिर्फ रेंटल के लिए ही बने हो, बेसिकली एसोसिएटेड हो सिर्फ रेंटल प्रॉब्लम्स के लिए ही, क्योंकि हमारे थोड़ा सा इसको मैनेज करना एक टास्क हो जाता है. सही बात. जी, अभी जब धरातल पे स्कीम आएगी, लॉन्च कर दी है, लेकिन इसके बाद धरातल पे, क्योंकि अभी उस तरह के घर बनाने में 1 से 1.5 साल का टाइम कम से कम होगा, जो पहला कॉम्प्लेक्स तैयार हो पाएगा. उसके बाद क्या किस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी वो तो जब ही पता लग पाएगा. अभी ये देखने में इसकी बड़ी लुक्रेटिव लग रही है, और बिल्डर को भी इसमें लगता है काफी कुछ, अगर अफोर्डेबल घर बनाना चाहता है वो, या रेंटल कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता है, तो उसके लिए भी शायद इसमें अभी काफी कुछ है, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें कुछ सब्सिडी भी दे रही है, और कई सारे उसमें और कंसेशन या कुछ फायदे देंगे इसमें. पुरोहित जी क्या सोचते हैं कि बिल्डर के लिए कितनी फायदेमंद होती है इसकी भी? देखिए, सबसे पहले तो अगर गवर्नमेंट से डायरेक्ट सब्सिडाइज रेट पे उसे एक फंड अवेलेबल हो जाता है कंस्ट्रक्शन करने का, जिसका फायदा उसे प्रोजेक्ट के बाकी हिस्से मिलेगा, तो शायद वो उसको जाएगा. परंतु अगर उसे एक अपने माल को, स्टॉक को फ्रीज करना है एक एरिया में, ये मानते हैं कि 25 साल तक वो खाली एक रेंटल, जो कि एक गिवन रेट गवर्नमेंट के द्वारा जो मिल रहा है उस पे ही अर्न कर पाएगा, तो ये बहुत ज्यादा लुक्रेटिव है नहीं. उसमें बेसिकली क्या कि हर ईयर, जिससे अभी फिक्स हो गया रेट, तो उसमें ईयरली 5 से 8% वो पर इंक्रीज कर सकता है रेंट में. 20% तक भी कर सकता है वो. देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने तो खुद इन प्रोजेक्ट्स पे इनकी फाइनेंशियल वायबिलिटी बनाई है, फिजिबिलिटी बनाई है, और वर्कआउट करके अभी लास्ट वीक भी जब ये स्कीम होती है उसके बाद भी हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग करी, इस पे कैसे हो रहा है. और ये जो रेट ऑफ, जो आपका जो जीरो, मतलब आपको, मतलब ये समझिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट की जो लागत है, कॉस्ट ऑफ मनी है, रिकवरी भी, ये करीबन 17-18 साल के आसपास आती है, क्योंकि दिस इज अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट. घर बनाने में लैंड और कंस्ट्रक्शन ही अपने आप में ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, और रेंट के थ्रू उसकी रिटर्न आना बड़ा मुश्किल है. मतलब अगर आप बहुत सबसे सब कुछ फ्री भी कर दें, अगर आप लैंड कॉस्ट भी कर दें, तो 17-18 साल में जाकर के वो एट पार पे आएगा. प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि वो जो घर बेच के कमा रहा है वो ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, और रेंटल में तो उसकी जो लागत है, पैसे की लागत है, वो भी निकल कर नहीं आ रही है. दूसरा एक इश्यू जो है, एफडीआई यहाँ पर आएंगी, या जिस किसी की आप बात कर रहे हैं आने के लिए, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम पहले एक बार स्कीम लागू कर दें, फिर नियम बन जाएंगे. ऐसे तो आप किसी को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, और अनफॉर्चुनेटली यही हुआ कि हम बहुत से सेक्टर में एफडीआई के बारे में कहते चले, लेकिन एफडीआई एक्चुअली आई नहीं है. 2002 में देयर वाज अ स्क्रूटनाइजेशन एक्ट व्हिच केम एंड एम्पावर्ड द बैंक्स, कि जिसमें वो अगर होम लोन दे रहे हैं किसी को, तो वो बिना कोर्ट की लंबी प्रोसीडिंग के वो प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले सके. तो स्क्रूटनाइजेशन एक्ट आया, जिससे बैंकों को ये एक सहूलियत मिली, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को सहूलियत मिली, जो बाद में अब बैंक को डायरेक्ट हो गई है हाउसिंग लोन के लिए. तो एक तरह का कंफर्ट आया उनको होम लोन देने के लिए. अदरवाइज तो होम लोन के लिए बड़ी स्ट्रगल थी, बड़ी मार. तो क्योंकि हम ये अभी इस स्कीम की शुरुआत पे बात कर रहे हैं, हमारा ये हक बनता है ये बात, तमाम उन मुश्किलों को बताना भी. अच्छी बातें तो हैं, ये स्कीम लागू की है तो अच्छी बात है, पर्पज इसका अच्छा है, लेकिन कुछ जो प्रैक्टिकल इश्यूज वगैरह हैं, स्पेशली फंडिंग को लेकर के, अगर आप लैंड कॉस्ट की बात करें तो एक एवरेज, अगर आप अर्बन एरिया बात करें तो 50 to 60 या 70% तक जो है एक प्रॉपर्टी की जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो लैंड कॉस्ट है, और फिर बाकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है. और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो रिटर्न की बात आप कर रहे हैं, तो जो रेंटल है, रेजिडेंशियल रेंटल है, वो बहुत अच्छे रेंटल में भी 2.5-3% से ऊपर जाता नहीं है. ये बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है, तो हम कितना साल तक उसको इंटरेस्ट जोड़ते रहेंगे कि लैंड की कॉस्ट ही निकल पाए. एफएआर की बात भी आप कर लीजिए, तो एफएआर जोड़ने के बाद भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी उसमें उतनी बढ़ेगी, जितनी आप एफएआर बढ़ा के यूज करेंगे तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ेगी. तो ये सारे चैलेंजेस हैं जिन्हें एड्रेस करना जरूरी है. मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को डायरेक्ट सब्सिडी जो है वो बिल्डर को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड प्रोवाइड करनी पड़ेगी. अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड प्रोवाइड करेंगे, उनको बोलेंगे ठीक है साहब, आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड है, आप इसमें कंस्ट्रक्ट कर लीजिए, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को जो है वो वेरी किया जा सकता है. तो कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, और कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको सब्सिडाइज फंड मिलेगा, जितना आपको लोन के लिए पैसा दिया जा रहा है, जितना आपको लोन ले रहा है उतने से मैच करता हुआ आप रेंटल ले सकते हैं. तो आपका थोड़ा पैसा ब्लॉक तो होगा, लेकिन ओवर द पीरियड टाइम वो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाएगी, आप उसे सेल करेंगे तो 25 साल के बाद की वैल्यू आ सकती है. तो आप उसे प्रैक्टिकली बुक्स पे तो लेके आइए. अगर मेरा 3% का रेंटल रिटर्न है, जो कि बहुत हायर है, रेजिडेंशियल रेंटल रिटर्न इतना आता नहीं है, जो इतना हाई रेंट उससे मांग सकते नहीं आप उससे, और क्या आप पे प्रोजेक्ट फंडिंग 3% की आ रही है, तो कंस्ट्रक्शन के लिए जो लोन लिया वो कंस्ट्रक्शन लोन ही वापस नहीं आ रहा, लैंड कॉस्ट निकल नहीं आ रही. तो
तो प्रैक्टिकली आप उसे फ्री लैंड अवेलेबल कराइए, उसको वो पोर्शन फ्री कीजिए जिस पोर्शन में आप चाहते हो काम करें, उसको सब्सिडाइज या जीरो इंटरेस्ट के ऊपर उसको लोन प्रोवाइड कीजिए। और हाँ, वो 25 साल तक अपना पैसा ब्लॉक करना चाहता है, वो बिल्कुल करना चाहेगा, फिर उसके बाद उसको वो लैंड फ्री हो जाएगी। तो ये तब जाके बनेगा, अदरवाइज तो आप बार बार उसको सिर्फ कहेंगे कि आप बनाइए, हम पीछे खड़े हैं, तो ये तो वो फंसेगा तो नहीं। धन्यवाद पुरोहित जी। अस्मा जी, क्या आप देखते हैं आने वाले टाइम में, जैसे अभी आप एक बिल्डिंग बनाकर तैयार करते हैं और फ्लैट सेल करते हैं, आने वाले टाइम में प्रोफेशनल रेंटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे डेवलपर्स, और प्रोफेशनल्स जो हैं उनको रेंट के लिए लोगों को वहां से बुक करेंगे, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? किस तरह से होगा ये? देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से जैसे पुरोहित जी ने कहा कि एक लैंड फ्री प्रोवाइड करी जाए, सब्सिडीज दी जाए, तो इतने फ्री पैकेजेस अगर गवर्नमेंट दे देती है तो ये लुक्रेटिव है, ठीक है। नाउ एक चीज ये है कि आजकल हमारा सप्लाई इतना बढ़ा हुआ है और हमारी डिमांड थोड़ी कम हुई भी है, सीइंग द इकोनॉमी, सीइंग द कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन। अब दूसरी बात ये आती है कि उसको रेंटल पे देना, ये एक थोड़ा सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें इंडिया थोड़ा जिटरी रहता है, जिसके अंदर हम यूरोपियन कंट्रीज को या मिडिल ईस्ट कंपनीज को उतने अच्छे तरीके से नहीं फॉलो कर पाते, क्योंकि हमें थोड़ा सा डेवलपर्स को ही रहता है जितना उनका लिक्विडिटी हो, जल्दी हो, और वो बिलीव करते हैं सेलिंग के अंदर ज्यादा, ठीक है। ये बात सिर्फ रेजिडेंशियल में ही नहीं लागू होती, कमर्शियल में भी लागू होती है। तभी हमारे यहाँ थोड़ा सा सक्सेसफुल मॉल्स की गिनती इसीलिए कम है कंपैरेटिवली टू दी वेस्टर्न कंट्रीज, बिकॉज वी डू नॉट बिलीव इन रेंटल इनकम विच इज एक्चुअली अ पेंशन इनकम, जो आपकी आती है 18 से 20 साल में। वही बात लागू होती है हाउसिंग में। तो डेवलपर्स का कितना माइंडसेट उस तरफ चलता है, हाँ, ये बात देखी जा सकती है, क्योंकि काफी प्रोजेक्ट स्टॉल्ड हैं और वो स्कीम उन पे अगर लागू करी जाती है तो एक उसमें एक आशा बनती है कि हम शायद उसको रेंटल पे दे पाएं। और दूसरा पर्सपेक्टिव ये रहेगा कि इतनी सब्सिडीज मिलेंगी, अगर लैंड फ्री मिलेगा तो शायद डेवलपर्स इंटरेस्ट ले इस चीज में। मैं प्राइवेट डेवलपर्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज है, और एक 20 इयर्स का प्लान एक फोरसी करना, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ पॉलिसी चेंजेस नाउ एंड देन, सो एक चैलेंज तो है, बट ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी तो है अगर इम्प्लीमेंट अच्छे तरीके से हो जाए तो। जिस तरह अच्छे और पौष्टिक खाने का महत्व हम सब जानते हैं, दूसरी सबसे आवश्यक और करीबी चीज है हमारे कपड़े। अब इंतजार की घड़ियां खत्म। कोविड से सुरक्षा के बीच में अब आपके घर के दरवाजे तक सबसे स्वच्छ और गुणवत्ता से भरपूर आपके अपने कपड़े। इंडिया में पहली बार क्लाउड धोबी ने आपके कीमती समय और सुरक्षा दोनों का ध्यान रखा। अपने कपड़ों की सबसे हाईटेक और सैनिटाइज्ड लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग के लिए अभी कॉल कीजिए। आपकी अपनी सोसाइटी में जल्द ही। शुक्ला जी, हम लास्ट सवाल आपसे ले रहे हैं इस समय। आप इसको और कैसे, मतलब अगर कुछ सजेशन हो सरकार के लिए, या और बेहतर कैसे किया जा सकता है इसको, या एक्चुअल में अभी क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो प्रैक्टिकल आएंगे तब पता लगेगी हमें, तो किस तरह के और चैलेंजेस हैं और अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है और इसमें? देखिए, अभी हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो सारा का सारा डिस्कशन शॉर्ट टू मीडियम टर्म का डिस्कशन है जी। इसका लॉन्ग टर्म प्रेरोगेटिव हमें देखना चाहिए। और अगर हम पीएमएवाई अर्बन और पीएमएवाई रूरल दोनों को देखें, तो जब पीएमएवाई अर्बन लॉन्च हुई थी तो अप टू 6 लाख इनकम ग्रुप के लिए लॉन्च हुई थी, फिर 6 से 9 हुई, 9 से 18 हुई। आज की तारीख में आपका पीएमएवाई अर्बन 3 लाख से 18 लाख रुपए तक की ऑडियंस को कैटर करता है। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो एज इज जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, शॉर्ट टर्म में माइग्रेंट लेबर को रहने की व्यवस्था करने के लिए जो इनिशिएटिव लिया है, हम उस पर्सपेक्टिव में इसको देख रहे हैं। हमको इसको उस पर्सपेक्टिव में भी देखना चाहिए कि जहां पे आज की तारीख में अगर आप देखिए तो सिटीज लाइक बॉम्बे, जहां रिहेबिलिटेशन का डेवलपमेंट होता है, एक झुग्गी की जगह पे पहले एक सस्ता कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है, उनको उसमें शिफ्ट किया जाता है और फ्रंट के पोर्शन पे आप लग्जरी कंस्ट्रक्ट करते हो।
आप दूसरा मॉडल देखिए, जैसे जैसे गुड़गांव में डीएलएफ का साइबर सिटी है कि आपका ऑफिस कॉम्प्लेक्स वही है, आपके रहने की व्यवस्था वही है। सो इसका एक एक्सटेंशन भी आने वाले समय में आएगा। इट इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू द लोअर क्वार्टाइल और लॉन्ग टेल ऑफ द जेंट्री जिनका इनकम ग्रुप कम है। इसमें अगर ट्रैक्शन आता है तो आगे कुछ ऐसे भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनेंगे कि जहां पे आप काफी सारा कॉमर्शियल डेवलपमेंट करेंगे और उसके आसपास में ही कुछ ऐसा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का डेवलपमेंट करेंगे जहां पे रेंटेड प्रॉपर्टीज भी लोगों को ऑफर करी जाएंगी, जिससे आप इकोसिस्टम को क्लब कर देते हैं कि आदमी यहाँ पे काम करता है और थोड़ी ही दूर पे उसको सस्ते दरों में रहने के लिए घर मिल रहा है। तो अभी इट जस्ट अ स्टार्ट, बिकॉज अभी गवर्नमेंट ने जो नोटिफाई किया है, दिस इज ओनली फिक्सिंग टू अर्बन माइग्रेंट लेबर। 1,08,000 यूनिट की बात करी गई है। दिल्ली के कुछ आउटस्कर्ट्स में, आगरा, कुछ और शहरों में बात करी गई है, 1,08,000 यूनिट की बात करी गई है। बट गवर्नमेंट अगर ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को बनाने में प्राइवेट डेवलपर्स को रिबेट देती है, और हम अगर हिंदुस्तान में भी पिछले 1-1.5 साल में देखें तो ब्लैकस्टोन है, REIT है, इन लोगों ने जो कॉमर्शियल डेवलपमेंट में जहां पे रेंटल यील्ड अच्छी है, जिस तरीके का बुलिशनेस से इन्वेस्टमेंट किया है, आई एम श्योर कि विद FDI कमिंग इन एंड गवर्नमेंट लेड सपोर्ट टू प्राइवेट डेवलपर्स, इसका इनहेंसमेंट भी होगा। नॉट जस्ट ओनली लिमिटेड टू पीपल हु आर अर्निंग लेस देन 3 लाख रुपीज, जो आज की डेफिनेशन है। ये मेरे ख्याल से कि जैसे PMAY अर्बन में 18 लाख तक गया है, ये उस सेगमेंट तक भी जाएगा जहां पे यील्ड और ROI प्राइवेट डेवलपर को दिखना शुरू हो जाएगा और फिर ट्रैक्शन बनेगा। थैंक यू सुब्बा जी, आप सही कह रहे हैं। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इसको मेंशन भी किया है कि मैन्युफैक्चरिंग एरिया होगा, IT एरिया है, प्रोफेशनल्स एरिया है, इंडस्ट्रीज है, जहां जहां पर भी इस तरह की चीजें हैं, जहां पर रोजगार बहुत ज्यादा है, उस एरिया में ये कॉम्प्लेक्स डेवलप करने की उनकी योजना है, PPP मॉडल के थ्रू या पर्सनली होगा, अपने गवर्नमेंट अपने हाथ से करेगी, खुद से करेगी। तो जो आप बता रहे हैं कि एक्सटेंशन क्या होता है इसका, तो जो अगर कोई इंडस्ट्री डेवलप होती है या कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, तो उसके अंदर काफी सारे लेबर, खाली लेबर नहीं होती, उसमें प्रोफेशनल से होते हैं और हायर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स भी होते हैं। तो उन लोगों के लिए अगर वो सपोज करिए, कुछ लोग तो फॉरेनर से भी आते हैं, प्लीज। जैसे अभी शुक्ला जी ने बताया कि हाँ, ये जो एरिया है, जहाँ इंडस्ट्री एरिया है, yes. अगर हाँ इंडस्ट्री को ये FAR दी जाए, क्योंकि हम डायरेक्ट डेवलपर जो बिल्डर्स की बात कर रहे हैं उसमें तो शायद बेनिफिट ना हो, लेकिन अगर इंडस्ट्री को ये कहा जाए कि आपका जो फैक्ट्री एरिया है उसमें भी आपको एडिशनल रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स आप बना सकते हैं, तो उनके लिए असेट क्रिएशन भी हो जाएगा, क्योंकि उनके पास ये कंट्रोल भी रहता है। और एक और बेनिफिट है इसमें इंडस्ट्री को, क्योंकि वो एक HRA का अलाउंस है, yes. एक HRA अलाउंस है जो वो एक प्रपोर्शन रेट के ऊपर, जो तकरीबन 20% सैलरी का होता है, प्रपोर्शन रेट पे देती है अपने एम्प्लॉय को। तो अगर उस एकोमोडेशन को वो प्रोवाइड करती है तो HRA के अंदर उसको बैलेंस किया जा सकता है। मतलब मैं ये नहीं जानता कि अभी हर इंडस्ट्री अपने एम्प्लॉय को कैसे हैंडल कर रही है एकोमोडेशन के मैटर के ऊपर, क्योंकि कई बार तो न्यूनतम वेजेस के ऊपर ही मामला मुश्किल आता है, तो क्या उनको एकोमोडेशन में हम क्या HRA को बैलेंस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर ये कहा जाए कि आपकी अगर मान लीजिए 600 गज की या 800 गज की यूनिट है, तो आपको उसमें इतने रेजिडेंशियल यूनिट बनाने की परमिशन होगी, या फिर जो एरिया आपका है जिसमें कवरेज का एक क्वेश्चन होता है कि आपको 60% करनी है, 50% करनी है, थोड़ी सी उनको लैंड कवरेज बढ़ा दी जाए, तो मुझे लगता है कि उनको वो लैंड थोड़ी सी बहुत सस्ती मिल जाएगी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, और वो वहां पर अपनी लेबर के लिए, क्योंकि उन्हें फिर वो एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा किराया कैसे देगा, बिकॉज दे नो कि वो हायर कर रहे हैं तो उन्हें कैसे वो पे कर रहे हैं। तो अपनी लेबर के लिए मारुति ने किया था, हीरो होंडा ने किया था, बहुत से लोगों ने जब इंडस्ट्रियल नई गुड़गांव में सेटअप हुई थी तो बिल्कुल किया था। तो मुझे आपकी बात से ध्यान आया, हाँ, ये अगर इंडस्ट्रीज को सपोर्ट में लेकर के, डायरेक्ट बिल्डर ना सही तो जाहिर तौर पे इसको लेबर की प्रॉब्लम को तो डायरेक्टली एड्रेस किया सकता है विद द हेल्प ऑफ द इंडस्ट्री प्लेयर्स। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। टाटा जमशेदपुर शायद इसी तरह का एक मॉडल है, बिल्कुल, जहाँ कंपनी ने पूरा कैंपस डेवलप किया है। मोदी नगर आपका यहाँ पर जो मोदी नगर है, तो मोदीपुरम है, तो उसी तरह से अगर कोई कंपनी अगर आप खुद से भी न करे तो वहां पर परमिशन दी जाए डेवलपर को कि वहां पर इंडस्ट्रीज को भी दिए जाए। इंडस्ट्री को अगर नहीं, इंडस्ट्री को जो अपना करना चाहती है, कॉम्प्लेक्स बनाना चाहती है, तो प्राइवेट डेवलपर को दे दे वहां पर लैंड इंडस्ट्री के रेट पे, और वह रेंटल कॉम्प्लेक्स बनाने की परमिशन उनको दे दे। तो आई थिंक अगर उस एरिया में रेंटल हाउस, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स यदि बन जाते हैं
तो उस एरिया की लेबर और वहाँ वर्किंग करने वाले जो भी लोग होंगे उनको दूसरे शहर में नहीं जाना पड़ेगा, वहीं पर वो रह सकते हैं और इससे जो मेन सिटी है उसका बोझ भी कम होगा। तो इससे आपका पूरा का पूरा इकोसिस्टम सॉर्ट आउट होता है और इसका प्रेसिडेंस जो है वो जितनी भी भारत की नवरत्न कंपनीज हैं, पीएसयूज हैं, वहां से इसका प्रेसिडेंस निकल के आता है कि जैसे आप टाटा जमशेदपुर देख लीजिए, आप बीएचईएल का डेवलपमेंट भोपाल में देख लीजिए, दिल्ली एनसीआर से सटे हुए एरियाज में अगर हम बात करें तो भिवाड़ी, धारूहेड़ा, मानेसर, ये सारा जो एरिया है जहाँ पे कोर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स खुद से भी इनिशिएटिव लेके अपने एम्प्लॉइज के लिए, चाहे वो लेबर हो या वो ब्लू कॉलर हो या ग्रे कॉलर हो या व्हाइट कॉलर हो, तीनों सेक्शंस के लिए ये रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का अरेंजमेंट अपनी ही फैक्ट्री के आसपास करते हैं। उससे एफिशिएंसी एनहांसमेंट भी होता है और एम्प्लॉइज के लिए जो है वो अफोर्डेबल कॉस्ट पर रहने का जगह भी मिल जाता है। अमरेंद्र जी, आपकी बात मैं पहले अस्मा जी से का फिर आपके पास आता हूँ। अस्मा जी, आप क्या कहेंगे, ये जो बातें हो रही है क्या ये इस तरह से अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग जो कॉम्प्लेक्स हैं वो सक्सेस हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं। जो एग्जाम्पल दिए गए वो काफी सक्सेसफुल हैं, दे आर इंडस्ट्री रिलेटेड। तो अभी यहाँ पे अगर सेम इंडस्ट्री बेनिफिट्स जो हैं अगर वो किसी तरीके से प्राइवेट डेवलपर को पास ऑन करे जाएं तो दिस कैन बी अ सक्सेसफुल मॉडल। लेकिन वही बात है कि उसको शॉर्ट टर्म सोचना, शॉर्ट टर्म इज वेरी इजी, बट रेंटल सिंस आई हैव बीन इन दिस बिजनेस फॉर वेरी लॉन्ग 15 years, बट आई सी लॉट ऑफ पीपल डोंट हैव दैट मच ऑफ पेशेंस कि जब तक उनका यील्ड निकल कर आए। तो वो पेशेंस बनाने के लिए कुछ बहुत ही लुक्रेटिव होना चाहिए उन लोगों के लिए। और ये चीजें इम्प्लीमेंट अगर अच्छे तरीके से करी जाएंगी तो बेनिफिट डेफिनेटली होगा लोगों को। लेकिन इनको जो बनाने वाले हैं, जो मीडियम है, दैट हैज टू बी गिवन फुल सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। जी जी अस्मा जी, हाँ पूरा जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए प्लीज। बिल्कुल, मैं एक एग्जांपल आपको कोट करना चाहूंगा। देयर वाज एन ऑर्गेनाइजेशन इन नोएडा, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन थी। अब तो खैर मीडिया में जॉब सिक्योरिटी बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन उस वक्त ये था कि रिटेंशन ऑफ द गुड एम्प्लॉय वाज द चैलेंज। तो उन लोगों ने तकरीबन 50-60 फ्लैट्स के ऊपर इन्वेस्ट किया डायरेक्ट कंपनी ने, टू मेक श्योर कि जो भी उनके एम्प्लॉयज हैं या फिर जो लोग उनको ट्रांसफर होते रहते हैं तो उनको एक एकोमोडेशन, जो भी उनके भत्ते हैं उनसे भी बहुत कम सस्ते रेट पे, तो एक लालच के तौर पे उनको, ताकि वो मूव कर सके, उस एरिया में आ सकें, तो प्रॉपर्टी को ओन करके। और उन्होंने कहा कि भाई ये प्रॉपर्टी असेट कंपनी का बनी जाएगी, क्योंकि बिकॉज दे वर लुकिंग फॉर दैट क्रिएटिंग असेट फॉर द कंपनी लॉन्गर टर्म, कंपनी उसे ओन कर रही है, तो उन्हें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो ये एक छोटे टर्म का एक उनका एक वो था, शॉर्ट टर्म प्लान था अपने एम्प्लॉय को लुक्रेटिव, अगर बैंगलोर से किसी को शिफ्ट करना है, कहीं से करना है, तो वैसे में अगर मजदूर के लिए विद इन इंडस्ट्री और थोड़ा जो ब्लू कॉलर जो है जॉब्स वगैरह, व्हाइट कॉलर जॉब्स वगैरह जो है उनके लिए, अगर आउटसाइड द इंडस्ट्री लेकिन अच्छे अर्बन एरिया में, द कंपनीज जो इंडस्ट्रीज हैं वो बड़ी कैपेसिटी रखती हैं उसके लिए, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर जो है ना वो डिफरेंट इकोनॉमी में काम करता है। उसके लिए पैसा लगाना और निकालना और फिर अगला प्रोजेक्ट बनाना निकालना, वो उसको लगातार मेंटेन करना बहुत लंबे समय तक उतने बड़े गेम में जाता नहीं है, until it's a very good lucrative commercial property। तो मेरे ख्याल से अगर आप इंडस्ट्री को साथ लेके चलें और प्राइवेट डेवलपर बिल्डर को भूल करके ये मान लें कि क्या कंपनीज को ही हम इस तरह से सपोर्ट दे पाएंगे, तो वो बहुत खुश होंगी। उनकी स्ट्रेटजी के तौर पे भी एम्प्लॉय रिटेंशन का भी इशू रहता है, तो कुछ अच्छे एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए अगर वो मान लो कहते हैं कि ठीक है आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत सस्ता रेंटल है, 3-4-5 साल के लिए आप यहाँ पर आ जाते हैं, बॉम्बे छोड़ के दिल्ली आ जाए, दिल्ली से बॉम्बे चले जाए, तो ये भी उनके लिए स्ट्रेटजिकली भी वो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और एम्प्लॉयज के लिए भी एक तरह का बेनिफिट क्रिएट कर सकते हैं। अस्मा जी, आपने हमारे साथ इस पैनल में रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमरेंद्र शुक्ला जी काफी अच्छी तरह से अपनी बात कही और दर्शकों को बताया कि रेंटल हाउसिंग स्कीम किस तरह से आने वाले टाइम में एक एक्सटेंशन मोड लेके एक अच्छी फायदेमंद हो सकती है सभी के लिए। उसके लिए अभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पुरोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्राम में मेरा साथ देने के लिए। हमें ये बताते बड़ा हर्ष हो रहा है कि रियल इस्टेट शो के 10 एपिसोड पूरे हो चुके हैं। इस अवसर पर मैं अपने सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों के प्यार और सराहना से पूरी ऑब्जर्वर टीम अभिभूत है। इस एपिसोड के साथ ही पहले सीजन की समाप्ति हो रही है। जल्दी ही लौटेंगे हम सीजन 2 लेकर एक नए अंदाज में। तब तक जुड़े रहें ऑब्जर्वर डॉन से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।